जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो मोदी साहब कहीं थैला लेके वो प्रचार आरएसएस के प्रचारक होंगे, कहीं कहीं घूम रहे थे मंदिरों में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। यहाँ सबसे बड़ी कुर्बानियाँ जो मुसलमानों की कुर्बानियाँ जिन्होंने जिन्होंने यहाँ काले पानी की सजाएँ उनको मिली हैं, उनको फांसी पे लटकाया गया था और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जंग आज़ादी में बहुत बड़ा हिस्सा है। अब क्या हुआ कि अगर पाकिस्तान अलग हो गया, अगर पाकिस्तान अलग हो गया तो दो भाई तकसीम करके ज़मीनें अलग अलग करके अपने अलग अलग बसना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान तो हिंदुस्तान एक ही था, एक ही मुल्क था। अब यूनाइटेड पंजाब था। अब कश्मीर का देखो, मुफ्ती साहब को ये चाँद के बारे में, चाँद आज शाम को दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो उन्होंने कल रिकॉर्डिंग कर दी तो रिकॉर्डिंग लीक हो गई। तो ये भी ग्रैंड मुफ्ती के लिए उसके शान नहीं है। उसको ऐसे एडवांस में थोड़ा रिकॉर्ड करवाना चाहिए था कि चाँद कल नज़र नहीं आएगा। कौन सी, ये तो मजाक बन गया है। और तो मैं तो इसको कंडेम करता हूँ। ये ग्रैंड मुफ्ती साहब के रहने के हक लायक नहीं है बंदा। भाई अगर आज चाँद शाम को नज़र आएगा तो उसको पहले एक दिन कैसे नज़र आ गया? और ये रिकॉर्डिंग किसके लिए कर रहा था? वो पहले से रिकॉर्डिंग किसी एजेंसी का तो आदमी तो नहीं है। वो अपने आप को ऐसा महसूस करा रहा है जैसे वो किसी एजेंसी का कहने में सारी रिकॉर्डिंग हो रही है और वो किसी एजेंसी के इमाम पे बात कर रहा है। ऐसे थोड़ा होता है। इस्लाम को तो आप देशभक्ति की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ इस पर फुल फ्लैज इंक्वायरी होनी चाहिए जो सत्यपाल मलिक ने ये स्टेटमेंट दी है। और सारे गोदी मीडिया के समेत सारे एजेंसीज के लोग चुप हो गए हैं। उनको सांप सूंघ गया है कि भाई ये सत्यपाल मलिक जो एक्स गवर्नर है, इसने कहा क्या है। अगर आप सच हैं तो उस पर केस करें, डिफेमेशन का केस करें, और उसको अगर उसने प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर पर इल्ज़ाम लगाए तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सबसे पहले कार्रवाई भी तो उन्हीं पे देख रहे हैं। न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डांग। जब से माह रमज़ान का महीना शुरू हुआ है उससे पहले से चांद को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी लगातार, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बीच बीच में जो है वीडियोस वायरल हुए, मौलानाज का आपस में टकराव भी देखने को मिला। और कल ग्रैंड मुफ्ती साहब का एक वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कल से ही। और अगर हम बात करें इसके अलावा एनसीईआरटी जो बुक्स हैं वहाँ से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है मुग़ल इतिहास को जो है वो हटा दिया है। इस सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर लॉ ऑफिसर एडवोकेट इश्तियाक भट्टी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू वेरी मच डेंग साहब। इश्तियाक साहब, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो ये मामला बना हुआ है चाँद को लेकर के जो है कंट्रोवर्सी बनी हुई है। हम ईद तक पहुंच चुके हैं, 30 माह रमज़ान के जो रोज़े हैं वो पूरे होने वाले हैं, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है चाँद को लेकर के ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। कैसे देखते हैं इसको? और कल से जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? असल में डेंग साहब, ये जो जब से रमज़ान शुरू हुआ है तो मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ा सा हमारे उलमा थोड़ा सा जल्दबाजी से काम लिया। उन्होंने थोड़ा जल्दी में रिएक्शन दिया उन्होंने। मेरी इस वक्त 62 ईयर्स उम्र है और मैं अगर 5-10 साल छोड़ दूं बीच में तो 50 साल से हम जो रजौरी पुंछ में, मैं आपको ये बताऊं कि हम टेलीविज़न तो होता नहीं था, ये रेडियो होता था। और इस्लामाबाद स्टेशन से उनकी जो पाकिस्तान की रुआत हलाल कमेटी है उसको हम 11 बजे तक वेट करते थे, 11:30 इवन 12 बजे तक वेट करके ऐलान का। तो हम ये करते थे कि 12 बजे तक हम उसका ऐलान का वेट करते थे और कहते थे अगर चाँद नज़र आया पाकिस्तान में कहीं तो हम रोज़ा रखते थे। पाकिस्तान में चाँद का नजर आना ये तो नहीं है कि हम कोई पाकिस्तान के हमायती हैं। पाकिस्तान का मतलब ये है कि जैसे रजौरी पुंछ, जो पुंछ है, सुनकोट है, रजौरी है, पुंछ है, ये कोई हम कोई 100 किलोमीटर इस्लामाबाद से दूर हैं और कोई 120 या 30 किलोमीटर जो है इस्लामाबाद से और 100 किलोमीटर रावलपिंडी से दूर है। हमारा ये सारा एरिया जो है आज़ाद कश्मीर का, जिसको सो कॉल्ड मकबूजा कश्मीर हम कहते हैं और वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये सारा एरिया जिग्राफियाई तौर पर एक है। अगर यहाँ चाँद नज़र आएगा तो बलूचिस्तान में भी आएगा, कोयटा में भी आएगा, पाकिस्तान में भी आएगा, पंजाब में भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो ये हमारी परंपरा रही है इसको। अब ज़रूरी नहीं है कि हम पाकिस्तान में के चाँद नज़र आएगा तो देखेंगे, लेकिन वहाँ पर जो हम प्रैक्टिस करते आए हैं 70-80 साल से, वो यही प्रैक्टिस थी। हमें कभी दिल्ली के इमाम जामा मस्जिद को कभी शाही इमाम साहब के ऐलान पे ना रोज़ा रखा, ना कभी ईद की।
तो ये हमारी थी। इस बार मौलवियों ने क्या किया कि कश्मीर के जो हमारे जो ग्रैंड मुफ्ती हैं वो कुछ कहते हैं, जोरीपुंज के उलमा कुछ कहते हैं, जम्मू के कुछ कहते हैं। तो मैं अपने उलमा से ये गुजारिश करता हूँ कि उनको आइंदा कंट्रोवर्सी को छोड़ के एक ऐसा कंसेंसस बनाना चाहिए जिससे इंतशार ना फैले और हमारा जो है, और ये यहाँ पर भी एक रूयत हलाल कमेटी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर ठीक है, जहाँ रूयत हलाल कमेटी अगर पाकिस्तान की, अगर उस पर हम 17 साल से ईद मनाते आए हैं, रोज़ रमज़ान रखते आए हैं, रोज़े रखते आए हैं, ये तो हदीस पाक ज़रूर है कि आप चाँद जो है वो देख के रोज़ा रखो और चाँद देख के ईद करो। तो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल मशीनें हैं बड़ी बड़ी, तो ये होता है। जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का आपस में फिर से एक तनाव सा बन चुका है, क्योंकि एक तनाव जो ख़त्म हो चुका था, अब ये भी कहा जा रहा है कि वो वीडियो वायरल कैसे हुआ उस बात का इल्म ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए ना, ग्रैंड मुफ्ती साहब को ये चाँद के बारे में, चाँद आज शाम को दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो उन्होंने कल रिकॉर्डिंग कर दी, तो रिकॉर्डिंग लीक हो गई। तो ये भी ग्रैंड मुफ्ती के लिए उसके शान नहीं है, उसको ऐसे एडवांस में थोड़ा रिकॉर्ड करवाना चाहिए था कि चाँद कल नज़र नहीं आएगा। कौन सी, ये तो मजाक बन गया है। और तो मैं तो इसको कंडेम करता हूँ। ये ग्रैंड मुफ्ती साहब के रहने के हक लायक नहीं है बंदा। भाई अगर आज चाँद शाम को नज़र आएगा तो उसको पहले एक दिन कैसे नज़र आ गया? और ये रिकॉर्डिंग किसके लिए कर रहा था वो? पहले से रिकॉर्डिंग किसी एजेंसी का तो आदमी तो नहीं है। वो अपने आप को ऐसा महसूस करा रहा है जैसे वो किसी एजेंसी का कहने में सारी रिकॉर्डिंग हो रही है और वो किसी एजेंसी के इमाम पे बात कर रहा है। ऐसे थोड़ा होता है। इस्लाम को तो एजेंसी से दूर रखना चाहिए। इस्लाम, जहाँ तक इस्लाम की बात है, भाई अगर हम सऊदी अरब में मक्का मदीना में जाते हैं हज करने, उम्रा तो वहीं होता है ना। अब पाकिस्तान में उम्रा तो नहीं होगा, इराक में तो नहीं होगा, ईरान में तो नहीं होगा। तो इस्लामिक जो हमारा कल्चर है, जो इस्लाम है, कुरान एक है, रसूल एक है, हदीस एक है। तो अगर पाकिस्तान में कहीं चाँद नज़र आएगा तो यहाँ के मौलवी को ये कहा जाए जी आप पाकिस्तान के चाँद को मत देखें। भाई चाँद पाकिस्तान का नहीं है, चाँद तो आसमान में नज़र आएगा। और जोग्राफी तौर कोयटा में नज़र आ सकता है, कराची में नज़र आ सकता है, पाकिस्तान में नज़र आ सकता है, यहाँ नज़र आ सकता है, इस पंजाब में नज़र आ सकता है, जम्मू कश्मीर के किसी कोने में, गिलगित बल्तिस्तान में, लेह में नज़र आ सकता है। तो हम वो चाँद देखे। अगर चाँद खुद नहीं देख सकते हैं तो रूयत हलाल कमेटी बनी है, और वो एक कमेटी बनी है, वो उलमा की कमेटी बनी है। अगर आपके पास रूयत हलाल कमेटी नहीं है तो आपके पास औकाफ जो कमेटी बनी है, उनका काम है वो एक रूयत हलाल के में उनको टेक्नोलॉजी में उस तरह के उनको वो सारे आलात ख़रीदने चाहिए और यहाँ रखने चाहिए। अगर वो नहीं है तो जोरीपुंज से कोई बयान उठ के बयान दे। एक मौलाना कोई सुप्रीम कोर्ट में है, वो कहता है जी हमने दूसरे मज़हब के लोगों को बुला लिया। और दूसरे मज़हब के लोग क्या मतलब है उसका? दूसरे मज़हब का जो देवबंद से पढ़े हुए हैं, जिस देवबंद का इतना बड़ा रोल है, जिन्होंने हज़ारों और लाखों की तादाद में उलमा पूरी दुनिया में पैदा किए, तो आप उनका दूसरे मज़हब का कह रहे हैं? ये क्या व्हाट इज नॉनसेंस। और ऐसे मौलवी को कोई वहाँ रहने का हक नहीं है मस्जिद में अंदर। दूसरे मज़हब का बुला लिया, ये क्या? ये मैंने सुन रहा हूँ दूसरे मज़हब के आदमी को बुला लिया। ये किस किस्म के मौलाना हैं? इनको मिंबर रसूल पे चढ़ के तकरीर करने का कोई हक नहीं और ना इमामत करने का कोई हक है। मुसलमानों में भी कोई इस तरह का कुछ है क्या कि अलग अलग मजहब हैं, मतलब अलग नहीं, अलग तरीके बेशक अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन मजहब अलग अलग तो नहीं है? मुसलमानों में एक फ़िरका है जिसके खिलाफ फतवा दिया है और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन पास करके उनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ और पूरी वर्ल्ड में उनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ। वो है अहमदी फ़िरका, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगम्बर नहीं मानते हैं। जो आखिरी नबी नहीं मानता वो गैर मुस्लिम है। हम उनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा शिया हैं, हमसे अच्छे मुसलमान हैं। ये बरेलवी ये मसलक है, बरेलवी एक स्कूल ऑफ थॉट है, देवबंद स्कूल ऑफ थॉट है, एक शाफिया स्कूल ऑफ थॉट है, और ये जो हम हनफिया एक स्कूल ऑफ थॉट है। ये सारे स्कूल ऑफ थॉट है, बट दे आर ऑल मुस्लिम्स। और ये कहना ये लूज टाक है, ये कहना कि दूसरे मज़हब के लोगों को बुला लिया था। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आई कंडेम इट, बीइंग ए लीगल पर्सन, बीइंग ए कानूनी आदमी। मैं तो इस चीज़ के कंडेम करता हूँ। उलमा को मैं तंबीह करता हूँ कि ऐसे बयानात से बचें और इस्लाम इंसार नहीं फैलाएं। सब मुसलमान एक हैं। ये कौन सी बात है वो वहाबी है, ये सुन्नी है, वो देवबंदी है, वो ये है, हम सब मुसलमान हैं। इश्तियाक साहब, अब इंतज़ार है ईद का। आपके मुताबिक ईद कब होगी? और जिस तरह से रोज़े को लेकर के कई लोगों ने एक दिन रोज़ा रखा, कई लोगों ने दूसरे दिन रोज़ा रखा, कहीं ऐसा जम्मू कश्मीर में भी तो नहीं देखने को मिलेगा कुछ लोग ईद आज बना रहे हैं, कुछ कल बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, बात यह है कि हम रूयत हलाल कमेटी पाकिस्तान का भी ऐलान सुनेंगे, दिल्ली के शाही इमाम को भी वेट करेंगे,
और जो हमारे जम्मू कश्मीर में अगर यहाँ से कोई न्यूज़ आती है और फाइनली अगर ये ऐलान हो जाता है, इवन पाकिस्तान से ही अगर हो जाता है कि कल ईद होगी, तो हम तो कल ईद करेंगे। अगर आज 29 रोज़ा है, जैसे चाँद 23 में जिन लोगों ने रखा है तो उनका 29 रोज़े हैं, अगर आज चाँद नहीं नज़र आएगा तो नेचुरली फिर परसों सबकी ईद इकट्ठे होगी। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान से ही ऐलान हो जाता है रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, या कहीं से दिल्ली से ऐलान हो जाता है, या वहाँ से आज़ाद मकबूजा कश्मीर के किसी जगह से ऐलान हो जाता है, तो चाँद नज़र आ गए, तो सब मुसलमानों को इकट्ठे रह के ईद करनी चाहिए। और इसमें अब कोई तफरकाबाजी नहीं होनी चाहिए, और अब कोई इंतजार नहीं होना चाहिए, और कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं तमाम बरजोरी पुंछ के उलमा से गुजारिश करता हूँ कि अगर 70 साल से हम, 80 साल से, 100 साल से हम पाकिस्तान का टेलीविज़न नहीं होता था, अगर पाकिस्तान के टेलीविज़न PTV, ओल्ड PTV होता था, या पाकिस्तानी रेडियो सुन के हम ईद करते थे और उन पर हम यकीन करते थे कि हाँ चाँद नज़र आ गया फ़लाँ जगह। और इस बार भी आप देखें, जो हमने चाँद देखा वो 2 तारीख का चाँद था और वो क्लियर हो गया। वो दूसरे उलमा ने, सब उलमा ने ये मान लिया कि ये 2 तारीख का चाँद था। अब आज चाँद नज़र आए या ना आए, ये तो अल्लाह की कुदरत की बात है। अब जैसे कुछ साइंसदान ने ये कहा है कि आज चाँद ग्रह लगेगा और चाँद नज़र नहीं आएगा, नहीं नज़र आएगा तो परसों ईद करेंगे हम। इश्ताक साहब, इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से भारत सरकार ने जो है मुग़ल साम्राज्य जो है उसका जो इतिहास पढ़ाया जाता था उसको हटा दिया है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, डेंग साहब, बीइंग ए लॉ ऑफिसर, मैंने 30 साल गवर्नमेंट की जॉब किया है। मैं अपने आप को देशभक्त कहता हूँ। इंशाल्लाह मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि मुझ पे कोई इल्ज़ाम लग सके आज कि मैं देशभक्त नहीं हूँ या हिंदुस्तानी नहीं हूँ पक्का। लेकिन ये जो हिस्ट्री है, जैसे मिडिवल हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, मुग़ल पीरियड्स है, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को आप मिटा नहीं सकते। आज बीजेपी रूल कर रही है, कल वाजपेयी साहब का रूल था, इंदिरा गांधी ने यहाँ पर हुकूमत की है, प्राइम मिनिस्टर रही है, लाल बहादुर शास्त्री थे, पंडित नेहरू यहाँ के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे। जैसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने लड़ाई शुरू की, मुस्लिम लीग कब बनी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट की, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कब बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कब बनी, ये सब हिस्ट्री है। अकबर द ग्रेट ने राज कितने ऐसा किया, मोहन लॉर्ड बैटम कौन था, लॉर्ड डलहौजी कौन था, आप इनको सब अगर किताबों से मिटा दोगे कि सारे वो आपके RSS के लोगों को आप रखोगे जिनका कोई रोल नहीं है हिंदुस्तान की आज़ादी में। ये कौन सी मानसिकता है, ये कौन सा माइंड सेट है आपका? यार, हिंदुस्तान का तो बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं आप तो यू आर ए फुलिश फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो आप तो हिंदुस्तान के जो है वो बेवकूफ़ दोस्त हैं। एंड वाइज एनिमी इज़ बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड। आप तो हिंदुस्तान की सारी तारीख को मिटाने जा रहे हैं, और तारीख कभी मिटती नहीं है। जैसे जहाँ हमारा इस्लाम कब आया, इस्लाम 1400 साल पहले आया, कौन इस्लाम के बानी थे, हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैला, सिंध में किसने हुकूमत की, सिंध में कौन लोग थे, हिंदू कितने थे, मुसलमान कितने थे, शिया कैसे बने, शिया सेक्ट कैसे बने, अरब ममालिक में लोग मुसलमान कैसे बने, वहाँ दीन कैसे फैला, और कश्मीर में जो इस्लाम आया तो पहले सारे कश्मीरी पंडित थे, तो वहाँ इस्लाम कैसे आया, लोग मुसलमान कैसे बने, ये गुजर और राजपूत जो हिंदुस्तान में मुसलमान बने ये कैसे बने, हज़रत ख्वाजा अजमेरी के हाथ पे लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया, ये कैसे बने, जहांगीर कौन था, अकबर कौन था, बहादुर शाह जफ़र कौन था। अगर आप अब मुझे कैसे पता है कि RSS का कोई रोल नहीं है हिंदुस्तान की आज़ादी में? मुझे कैसे पता है? मैंने पढ़ा है कि नेहरू का ये रोल था, मैंने पढ़ा है मोहम्मद अली जिन्ना का ये रोल था, मैंने पढ़ा है कि अब मौलाना आज़ाद का भी आपने डिलीट कर दिया, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, इसलिए कि वो मुसलमान है। ये कौन सी मानसिकता है यार? आप एक तरफ से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबका साथ, और एक तरफ से आप मुसलमान नाम को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि आप हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं। और आप जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो मोदी साहब कहीं थैला लेके वो RSS के प्रचारक होंगे, कहीं घूम रहे थे मंदिरों में, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। यहाँ सबसे बड़ी कुर्बानियाँ जो मुसलमानों की कुर्बानियाँ, जिन्होंने यहाँ काले पानी की सजाएँ उनको मिली हैं, उनको फांसी पर लटकाया गया था, और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जंग आज़ादी में बहुत बड़ा हिस्सा है। अब क्या हुआ कि अगर पाकिस्तान अलग हो गया, तो दो भाई तकसीम करके ज़मीनें अलग अलग करके अपने अलग अलग बसना शुरू कर देते हैं, तो पाकिस्तान तो हिंदुस्तान एक ही था, एक ही मुल्क था। अब यूनाइटेड पंजाब था। अब कश्मीर का देख लो 4 हिस्से हैं, एक उनके पास चाइना के पास है, एक पाकिस्तान के पास है, एक इंडिया के पास है, एक उनका फ्रंटियर है जो पाकिस्तान ने आपने कब्जा में लिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? ये तारीख है, आप इसको बदल देना। आप तारीख में आप लिखो, आप दोबारा ये लिखो तारीख में कि सिर्फ एक जम्मू और श्रीनगर हमारे जम्मू कश्मीर यही है। आप तारीख को क्या मिटाना चाहते हो? आप नई जनरेशन को क्या पढ़ाना चाहते हो? ये नई जनरेशन को मुगलों के बारे में पढ़ने का कोई हक नहीं है।
I condemn it, and it's very unfortunate, very unfortunate. इश्तियाक साहब, किताबों से मुग़ल राज को हटा देना, क्या हिस्ट्री उससे ख़त्म हो जाएगी? आजकल पूरी यार, आजकल तो गूगल है, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, आजकल मॉडर्न हिस्ट्री है, आजकल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है यार। हाँ, प्रोफेसर हबीब हमारे एक जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बड़े तारीखदान हैं, जैसे जैसे कुरान पाक कई लोगों के सीनों में जो हाफिज जिनको हम कहते हैं उनके सीनों में है, हज़ारों लोग लाखों लोग मुसलमानों के सीनों में कुरान जो है वो है। अगर कुरान को आप सब इकट्ठे करके दरिया में बहा भी दोगे लेकिन कुरान नहीं ख़त्म कर सकते। इस तरह मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री यहाँ से ख़त्म करोगे, बांग्लादेश से कैसे ख़त्म करोगे, इंग्लैंड से कैसे ख़त्म करोगे, अमेरिका से कैसे ख़त्म करोगे, ईरान से, इराक से, पाकिस्तान से कैसे ख़त्म करोगे? भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? हिंदुस्तान को कहाँ ले जा रहे हैं? आप मुर्गी का अंडा खाओगे, देसी मुर्गी का अंडा खाओगे, देसी मुर्गी खाओगे, वलायती खाओगे, आप ये पढ़ोगे, ये भी नहीं पढ़ोगे। और वहाँ कभी मैं देख रहा हूँ, एक किसी दाढ़ी वाले को पकड़ लेते हो, उसे कहते जय श्री राम बोलो। और जय श्री राम में बोलने में क्या है यार? जय श्री राम, राम को तो अल्लामा इकबाल है, इमाम हिंद का है। लेकिन आपकी मानसिकता ये है कि आप यहाँ सबको आप यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बनाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप हिंदू राष्ट्र बना के इसको, हिंदुस्तान को धर्म भरम करना चाहते हैं, इसकी तारीख मिटाना चाहते हैं। आप कैसे देशभक्त हैं? और मैं फिर कहता हूँ, अंग्रेजी में कहा है कि वाइज एनिमी इज़ बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड। इश्तियाक साहब, अगर हम बात करें इसके अलावा, अगर हम बात करें जिस तरह से जम्मू कश्मीर जब 370-35 टूटा, स्टेट से यूटी में तब्दील किया गया, उससे पहले जो हमारे गवर्नर साहब यहाँ पे आए थे, सत्यपाल मलिक जी, जब वो गवर्नर थे, पावर में थे, तब उनके दौरान 370 टूटा, 35 टूटा, पुलवामा अटैक भी उनके दौरान हुआ। लेकिन आज वो आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पे, आरोप वो लगा रहे हैं सेंटर पे, और कैसे देखते हैं इस पे? ये एक आदमी जो बीजेपी का बड़ा खासा था, एक आदमी जिसके होते हुए 370-35 को ख़त्म किया यहाँ से, एक आदमी को गवर्नर सोच समझ के जो लगाया गया था, और बीजेपी का पुराना लीडर है। और वो मैं ये कहता हूँ कि जो उस वक्त राहुल गांधी या दूसरे कांग्रेस के लीडरों ने जो इल्ज़ाम लगाए थे वो उन्हीं की तायद कर रहा है। वो सच आज हमें ये महसूस हो रहा है कि जो राहुल गांधी कह रहा है वो सच कह रहा था। अगर वो पुलवामा के ऊपर एतराज़ जता रहा था या कह रहा था कि इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसने, गवर्नर ने भी यही कहा ना कि अगर एयरक्राफ्ट आप दे देते, उनको बाई एयर ले जाते, तो ये घटना नहीं होती। और गवर्नर ने भी यही कहा कि ये हमसे चूक हुई है। यार, आप तो ऐसे आइडेंटिटी कार्ड, आपकी फोर्सेस जो हैं बसें खड़ी करके आइडेंटिटी कार्ड चेक करती हैं। क्या आपको 10 दिन या 8 दिन या 1 हफ़्ता वो विस्फोट की गाड़ी वहाँ घूमती रही है, या वो सड़कें जो आपने ब्लॉक नहीं की, और आपसे चूक हुई, और आप उस चूक को छुपाने के लिए और वो उसको दाएँ बाएँ करने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए आप ये बातें कर रहे हैं? पहले मैं कहता हूँ कि फिर आप देशभक्ति की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ इस पे फुल फ्लेज इंक्वायरी होनी चाहिए, जो सत्यपाल मलिक ने ये स्टेटमेंट दी है। और सारे गोदी मीडिया के समेत सारे एजेंसीज़ के लोग चुप हो गए हैं, उनको सांप सूंघ गया है कि भाई ये सत्यपाल मलिक जो एक्स गवर्नर, इसने कहा क्या है। अगर आप सच हैं तो उस पर केस करें, डिफेमेशन का केस करें, और उसको अगर उसने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर पर इल्ज़ाम लगाए तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सबसे पहले कार्रवाई भी तो उन्हीं पे होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की भागदौड़ भी तो उन्हीं के पास थी, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सबसे पहले कार्रवाई उनके खिलाफ ही होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ डेंगू साहब के वो यहाँ गवर्नर थे, उनकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। वो चिट्ठी लिख सकते थे, वो खत लिख सकते थे। और जब इस गवर्नर साहब को यहाँ से चेंज किया गया तो मुझे लगता है कि यही वजूहत बनी हैं, इन्हीं वजूहत पे उसको यहाँ से चेंज कर दिया गया। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब आउट स्पोकन आदमी भी है। उसने पिछली बार वो जो किसानों के बारे में बोलता रहा है बेचारा, उनको सपोर्ट किया, तो उसके बाद ही वॉज नॉट इन गुड बुक्स ऑफ बीजेपी। अब कहीं दिल्ली में उसको एक आध PSO दे के रखा है, तो अब वो बेचारा भी नाराज़ है। लेकिन नाराज़गी का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि वो गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, उसको उस पर केस करना चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर वो सही कह रहा है तो फिर तो बड़ी ख़तरनाक बात है, फिर तो इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए हमारे ऑनरेबल मोदी साहब को। अगर इतना बड़ा गंभीर इल्ज़ाम लगा रहा है तो फिर तो इनको कुर्सी पर रहने का कोई हक़ नहीं। इस साहब, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मेरा आम जनता के लिए मैसेज यही रहेगा कि एक तो आप देखिए, एक तो आप इकट्ठे होकर जो अपने राइट से उसके लिए लड़िए आप।
और हिंदुस्तान को कैसे बचाना है इसके लिए काम करिए, हिंदुस्तान का आइन कैसे बचाना है इसके लिए काम करिए, और आप उसके अपनी सफ़ों में एताद रखिए। और हिंदुस्तान मुल्क पहले है और बाद में बाकी बातें हैं। और इंशाल्लाह ये वक्त भी नहीं रहेगा। और आप अपने कदम पे कायम रहें, अपने मज़हब पे कायम रहें, अपने मुल्क के लिए आपके देशभक्ति और हुब्बुल वतनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और हमारी हदीस भी है, कुरान भी यही कहता है कि अपने मुल्क से हमदर्दी जो है वो निस्फ़ ईमान है। और हमें कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को कि जो हम पे एंटी नेशनल का या देश पर मतलब उस पर कोई इल्ज़ाम लगाएं हम पे। मुसलमान भी उतना ही देशभक्त है जितना हिंदू है, जितना सिख है। और ये गुलदस्ता है। हिंदुस्तान में एक कोई कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर नहीं पनप सकती। और हमें अगर ये कोई ऐसी सोच मानसिकता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई एक आवाज़ें उठ रही हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये पाकिस्तान के नाम पे, जैसे पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, हिंदुस्तान जो है वो एक मज़हब के नाम पे नहीं बना था। यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ हैं और सबका साथ सबका विकास, जैसे बीजेपी कहती है, उसको प्रैक्टिकल भी दिखाना चाहिए कि सबका साथ। आप तो एक बीजेपी के एक मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं और फिर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। पार्लियामेंट में आपके 303 में एक मेंबर पार्लियामेंट नहीं है और फिर कहते हैं जी हम मुसलमानों का भी साथ है। वो कैसे मुसलमानों का साथ हो सकता है आपका? मैं अभी कांग्रेस में गिनाऊंगा तो मेरी पूरा एक पेज भर जाएगा अगर मैं लिखूंगा कांग्रेस में कितने मिनिस्टर रहे हैं, कितने गवर्नर रहे हैं, कितने वो रहे हैं, कितने रहे हैं वो। ओके, मुस्लिम कम्युनिटी से और क्रिश्चियन कम्युनिटी से और मुस्लिम कम्युनिटी से और जैन कम्युनिटी से और दूसरे लोगों से जहाँ उन्होंने टिकटें दी हैं। अगर पार्लियामेंट में 400 सीटें आई हैं, उनकी 100 मुसलमान जो 50 से ऊपर MP जो है मुसलमान होते थे, वो कह सकते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास। आप कैसे कह सकते हैं? आपने एक मिनिस्टर था उसको भी उठा के बाहर कर दिया। आई डोंट थिंक अगर बीजेपी वाले नाराज़ होते रहे, लेकिन अगर आप सबका विकास और सबका साथ चाहिए तो सबको लेके साथ चलना पड़ेगा। और दूसरा, मेरी आपके चैनल की वजह से ये गुजारिश है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारी स्टेट का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये एक ड्रामा है गुजर बकरवालों के लिए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए उस पर। और जो पुलिस ऑफिसर और स्टेट के फॉरेस्ट ऑफिसर जो गुजर बकरवालों को, नोमैडिक्स को तंग करते हैं, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए, उनके खिलाफ केस किया जाए, उनको चार्जशीट किया जाए, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ बनाई जाए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ फॉर्मर लॉ ऑफिसर इश्तियाक भट्टी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।